नमस्कार। सुबह 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और आपको बता दें कि आज सीएम योगी 25 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। 30,000 एमएसएमई इकाइयों को यह सौगात मिलने वाली है। ये कर्ज बटेगा। आज ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 9 जिलों में सुविधा केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन सीएम करने वाले हैं। ओडीओपी ऑनलाइन सेंटर का शुभारंभ भी आज होगा। रोजगार से आत्मनिर्भर बनाना मकसद है और लगातार इस ओर सरकार काम कर रही है और आज 2500 करोड़ की सौगात मिलेगी प्रदेशवासियों को। तो आज ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम होगा, जिसमें 9 जिलों में सुविधा केंद्रों का उद्घाटन भी सीएम करेंगे। ओडीओपी ऑनलाइन सेंटर का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। रोजगार से आत्मनिर्भर बनाना मकसद है प्रदेश के लोगों को, और खासतौर पर कोविड काल में कि रोजगार चली गई है, ऐसे में एमएसएमई सेक्टर लगातार लोगों के लिए काम कर रहा है और आज 2500 करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से। तो ओडीओपी ऑनलाइन सेंटर का शुभारंभ भी आज करेंगे सीएम। रोजगार से आत्मनिर्भर बनाना मकसद है। लगातार इस ओर सरकार का कदम आगे बढ़ाती जा रही है सरकार। 30,000 एमएसएमई लोगों को कर्ज मिलेगा। आज ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम में ये कर्ज लोगों को बांटे जाएंगे। सीएम देंगे 2500 करोड़ की सौगात। एमएसएमई के अंतर्गत ये कर्ज दिया जाएगा ताकि लोग अपना रोजगार शुरू कर सके। कोविड काल में बहुत सारे लोगों के रोजगार खत्म हो गए थे, ऐसे में सरकार ने कदम बढ़ाया और एमएसएमई सेक्टर के तहत स्वरोजगार के लिए आज 2500 करोड़ की सौगात सीएम की तरफ से। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है आगरा से, जहां पर एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। 4 लोगों की इसमें मौत बताई जा रही है। आगरा एक्सप्रेसवे पर यह दर्दनाक दुर्घटना हुई है। हादसे में 4 युवकों की दर्दनाक मौत बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, जिसमें 4 युवकों की मौत हो गई है। 2 घायल नोएडा से लौट रहे थे। ये सभी बताया जा रहा है कि 2 घायल हैं। 6 लोग एतमादपुर के रिंग रोड पर यह हादसा हुआ है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तेज रफ्तार का कहर नोएडा एक्सप्रेसवे पर देखने को मिला। यहां पर हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। बातचीत करने के लिए आरिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ, क्या जानकारी? लोग और जिनकी 4 लोगों की डेथ हुई है, ये सभी लोग एक कार में नोएडा से लौट रहे थे और एक बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करके रात में वापस आ रहे थे। और ये जो आगरा एक्सप्रेस वे है, लखनऊ एक्सप्रेस वे है, उसको कनेक्ट करने वाला जो रिंग रोड है, उस पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कार का पहले टायर फटा, जिसकी वजह से बेकाबू हो गई और कई राउंड उसने पलटी ली, यानी कि कार पलट गई, तो जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हुई है। 2 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। जो घायल है उनकी भी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि पुलिस कह रही है कि उनकी बचने की संभावना बहुत कम है। डॉक्टर कह रहे हैं कि सिर में बहुत चोट है। आरिफ, ये सब कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ आए हुए थे? कहाँ पर बर्थडे पार्टी इन्होंने की? देखिए नीलू, ये सब आगरा के ही रहने वाले हैं। ताजगंज का एक इलाका है, वहीं आसपास के सब रहने वाले हैं और सबकी उम्र तकरीबन 16 से लेकर 19 साल है। यानी कि जो यूथ है सब वही 6 के 6 यूथ है और ये एक बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करके वापस लौट रहे थे, तब ये हादसा हुआ है। अब देखिए, हादसे की वजह से ये बताई जा रही है कि टायर पलटा है या कुछ और होता है, ये जांच के विषय। लेकिन पुलिस का प्राइमरी फेस ये कहना है कि टायर फटा है और डिवाइडर से कार टकराई है और कार पलटी है। उसके बाद इन 4 लोगों की मौत हुई है। चलिए ठीक है आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो टायर बस्ट होने की वजह से दुर्घटना घटी है, जिसमें 4 युवक कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत कम उम्र के 16 से 19 साल की, जिस तरह से आरिफ बता रहे थे, उम्र है इनकी। 2 जो घायल है उनकी हालत भी इस वक्त क्रिटिकल है। और अब बात लखनऊ में बीजेपी के महामंथन की। तो आज इसका 3रा दिन है। आज भी जारी रहेगा बैठकों का दौर। कल बीएल संतोष और सीएम के बीच मंथन हुआ। सरकार संगठन की बैठक में तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं। सेवा के लिए भी कामों की रफ्तार को बढ़ाया जाए, इस तरह की बात भी हुई। योजनाओं को जमीन पर पहुंचाया जाए। जो भी सरकारी योजना है वो आम जन तक पहुंचे। आम लोगों को हर योजना का लाभ मिले और इस बात की जानकारी हो। हर जरूरतमंदों को योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो ठीक चुनाव से पहले ये महामंथन का दौर जारी है और इसमें कई सारी बातें निकलकर सामने आई है। और बीजेपी में बैठकों का सिलसिला चल रहा है। कभी दिल्ली में तो कभी लखनऊ में और कभी सीएम आवास पर तो कभी उत्तर प्रदेश बीजेपी के दफ्तर में। इन बैठकों में क्या हो रहा है? पार्टी कोई भी नेता खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन एक बात तय है कि यह सारी कवायद 2022 के महासंग्राम को लेकर है।
संगठन की बूथ तक की रचना की गठन की चर्चा हुई, मन की बात हुई, वृक्षारोपण की बात हुई। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी पिछले साल से ही शुरू कर चुकी है, दिसंबर में। मुलाकातों का कारण कुछ और हो सकता है, अलग अलग कयास हो सकते हैं, सूत्र कुछ और बता रहे हैं, यहाँ के आवास के लोग कुछ और बता रहे हैं। पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उसके राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबका भी धन्यवाद। के चुनाव को लेकर लगातार चल रही बीजेपी में बड़ी बैठकों के दौर में आज सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी मुख्यालय पर पहुंच चुके हैं। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कल बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह के साथ हुई बैठक के बाद कहा कि हर हाल में हम 2017 वाला प्रदर्शन 2022 में दोहराएंगे। 2022 में भी 2017 दोहराएंगे और जिला पंचायत के चुनाव में ऐतिहासिक विजय प्राप्त। 2022 में भी 2017 दोहराएंगे और जिला पंचायत के चुनाव में ऐतिहासिक विजय प्राप्त। 2022 में भी 2017 दोहराएंगे और जिला पंचायत के चुनाव में ऐतिहासिक विजय प्राप्त। 2022 में भी 2017 दोहराएंगे और जिला पंचायत के चुनाव में ऐतिहासिक विजय प्राप्त। और अब आपको धर्मांतरण केस से जुड़ा हुआ आज का अपडेट बताते चले तो कल एटीएस को दोनों आरोपी उमर गौतम और जहांगीर की 1 हफ्ते की रिमांड मिल गई है। कोर्ट ने दोनों को 1 हफ्ते की रिमांड पर एटीएस को सौंप दिया है। आरोपी उमर गौतम और जहांगीर की सुबह 11 बजे से शुरू होगी रिमांड। एटीएस अब दोनों आरोपियों से इसको लेकर बाकी साथियों के बारे में पूछताछ करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी साफ कर दिया है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। एनएसए के तहत आरोपियों पर कार्रवाई होगी, साथ ही संपत्ति भी जब्त की जाएगी। यूपी के धर्मांतरण मामले में एटीएस को आज बड़ी सफलता मिली। दोनों आरोपी उमर गौतम और जहांगीर की 1 हफ्ते की रिमांड मिल गई है। कोर्ट ने दोनों को 1 हफ्ते की रिमांड पर एटीएस को सौंप दिया है। एटीएस अब दोनों आरोपियों से इनके बाकी साथियों के बारे में पूछताछ करेगी। वही धर्मांतरण के इस खुलासे के बाद योगी सरकार भी सख्त है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि दोषियों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए लगाया जाए, साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत एक्शन भी लिया जाए। वही केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी धर्मांतरण मामले की जांच की मांग की है। कुछ लोग जो है उन्होंने 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करा दिया, क्या कहना चाहेंगे? आज के अखबारों की सुर्खियां हैं और पढ़कर अचंभित भी हूं कि इस देश में जो धर्मनिरपेक्ष माना जाता है, इस तरह की गतिविधियां भी कुछ लोग अंजाम देने में लगे हुए हैं। विस्तृत जांच होनी चाहिए। पैसा कहां से आ रहा है? बड़ी अजीब बात है कि कुछ लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं। पैसा कहां से आ रहा है, इसकी पूरी गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं सख्त कार्रवाई हो कि जिस तरह से देश में आगे से ऐसी गतिविधियां ना हो पाए। जो भी धर्मांतरण मामले में आरोपी हैं उनकी संपत्ति जब्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस केस में विदेशी फंडिंग की जो बात सामने आ रही है उसकी भी जांच होगी। खबर तो यह भी है कि इस केस की जांच केंद्र की एजेंसी को भी सौंपा जा सकता है। और धर्मांतरण को लेकर चौंकाने वाले खुलासे के बीच उत्तर प्रदेश के 2 जिलों लव जिहाद के मामले भी आप इसको लेकर सामने आए हैं। जौनपुर के बक्शा थाना क्षेत्र के हसरौली गांव में मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और घर से भगाकर लेकर गया। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी है और मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं गोंडा में भी एक युवती के साथ दूसरे समुदाय के दबंग युवक ने दुष्कर्म किया। उसके बाद जबरन उसे घर से उठाकर ले जाने के बाद धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया और 2 लाख रुपए देने की बात भी कही। मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो एक्शन में आई पुलिस ने दुराचार की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। और धर्मांतरण का खेल गोंडा में भी चल रहा है। युवती के साथ दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में एसपी ने मुख्य आरोपी दीन मोहम्मद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल मनकापुर इलाके में युवती के साथ गैंगरेप, अगवा करने के प्रयास के वीडियो पर कार्रवाई करते हुए दीन मोहम्मद की गिरफ्तारी की गई। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। पीड़िता का आरोप है कि पैसे का लालच देकर धर्मांतरण का प्रयास किया गया, साथ ही उसे घर से अगवा करने की कोशिश की गई और इस पूरे मामले की जांच अब एसपी खुद कर रहे हैं।
तो धर्मांतरण के मसले पर हर जिले से कुछ इसी तरह की खबरें आ रही हैं और अब पूरा का पूरा महकमा सक्रिय हो गया है। पुलिस से लेकर एटीएस से लेकर सब इस मामले की छानबीन में जुट गए हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी, कानपुर से श्याम तिवारी, जौनपुर से मनोज पटेल, गोंडा से देव मणि हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले ऋषभ के पास ही चलेंगे। ऋषभ, अब 2 लोगों की रिमांड एटीएस के पास है। आज 11 बजे के बाद पूछताछ होगी और इस पूछताछ में बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं क्योंकि ये 1 नहीं 2 नहीं कई मामले सामने आए हैं, इसलिए खुलासा बड़ा होने वाला है। नीलू, देखिए आज सुबह 11 बजे से दोनों आरोपी उमर गौतम और जहांगीर एटीएस के पास रिमांड पे आ जाएंगे। 30 जून की सुबह 11 बजे तक रिमांड पर रहेंगे। एटीएस ने जो अपनी एफआईआर में जिक्र किया है, जो बरामदगी हुई थी उमर गौतम के पास से धर्मांतरण से संबंधित एक रजिस्टर मिला था जिसमें 1000 से ज़्यादा लोगों को धर्मांतरित किया गया था, इसका रिकॉर्ड है। अब इनकी पुष्टि की जाएगी। अब उस एक व्यक्ति तक एटीएस और अन्य एजेंसियां पहुंचेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहीं उनको किसी धमकी, धोखे या कोई धन का लालच देकर उनका धन परिवर्तन तो नहीं कराया गया। इसके बाद उनके मोबाइल का जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया गया है, डेटा एक्सट्रैक्शन से जो डिटेल मिली है उसमें कुछ विदेशी नंबर मिले हैं, उनकी तस्दीक की जाएगी ये उनसे कैसे संबंधित हैं। इनके जो इनका एक सेंटर है, इस्लामिक दावा सेंटर करके है, उसमें फंडिंग हुई है, विदेशों से पैसा आया है, आईएसआई से भी जुड़े होने का शक जताया जा रहा है, तो उस फंडिंग के बारे में भी पूछताछ होगी। तो ये 7 दिन बहुत अहम रहने वाले हैं इस पूरे रैकेट और एटीएस की जांच के लिए। एटीएस तह तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी। चूंकि ये मामला पैन इंडिया हो चुका है, देश के कई शहरों का इसमें नाम आ गया, तो ये भी माना जा रहा है कि कुछ दिनों के अंदर ये जांच एनआईए को भी सौंपी जा सकती है, क्योंकि अब इस गिरोह की जो जड़ें हैं वो पूरे देश में फैली हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये मान के चलिए इस 1 हफ्ते के दौरान इनका जो पूरा रैकेट है उसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, इनके मोबाइल डेटा से जो जानकारी मिली और जो रजिस्टर और कागजात मिले हैं, इन सभी चीज़ों की तस्दीक करके उनको सबूत बनाया जाएगा ताकि कोर्ट में इस मामले को पूरी मजबूती के साथ प्रेजेंट किया जाए। बिल्कुल, तो इन दोनों के तार किस तरह से, चाहे विदेशी फंडिंग हो या फिर इनका क्या मोटिव था, किस तरह से धर्म परिवर्तन कराते थे, सब पर होगी। क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि आप अपने मन से अगर धर्म परिवर्तन करते हैं, आपकी सहमति है, तो इसमें कोई भी गुनाह नहीं है, लेकिन जबरदस्ती पैसों का लालच देकर अगर करवाया जाता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है और यही सब कुछ अब जांच के दायरे में है। कानपुर से हमारे साथ श्याम भी जुड़े हुए हैं। श्याम, अगर कानपुर की बात की जाए तो यहां पर भी एक मामला निकलकर सामने आया। हमने देखा कि कल पुलिस वहां पर पहुंची थी, पूछताछ उस व्यक्ति से की गई जिसका धर्मांतरण कराया गया। अब इसमें क्या अपडेट है? देखिए, कानपुर के अगर मामले की बात की जाए तो कानपुर में आदित्य नाम का लड़का है 24 साल का, जो कि मूक बधिर है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। ऐसे शख्स को इन्होंने अपने जाल में फंसाया और इसका धर्मांतरण करा दिया। आपको बता दें कि कल एटीएस की टीम उसके घर पर पहुंची थी और उसके मोबाइल को सील करने के साथ ही कुछ धार्मिक साहित्य उसके पास से बरामद हुआ था, उसको भी सील किया है। एटीएस ने एक साइन लैंग्वेज की जानकार महिला को लेकर के गई थी, जिससे उस लड़के की बात कराई, उसकी भाषा को समझने का प्रयास किया, जिसमें 2-3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण निकल करके सामने आई हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि 2 साल पहले से ही उसके धर्मांतरण की प्रयास किया जा रहा था। 2 साल पहले वो जिस विद्यालय में पढ़ता, ज्योति विद्यालय में, वहाँ पर एक टीचर आया था और उसने पहली बार उसको धर्मांतरण के लिए मोटिवेट किया था। इसके बाद शहर के ही चमनगंज इलाके के वसीफ का नाम उसने लिया है। वसीफ नाम के शख्स ने उसको इंस्टाग्राम और इसके अलावा जो फेसबुक मैसेंजर है उसके जरिए वीडियो भेज करके लगातार मोटिवेट करने का काम किया। वसीफ फिलहाल फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है, एटीएस उसकी तलाश कर रही है। इसके अलावा भी तमाम अन्य बातें जो हैं वो उसने एटीएस को बताई हैं। एटीएस इन सब बातों की तस्दीक बिल्कुल, तो एटीएस अब पूरे बातों की पड़ताल कर रही है कि किस तरह से धर्मांतरण के तार जुड़े हुए हैं। और अब हम चलेंगे जौनपुर, मनोज पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, जौनपुर से भी इस तरह की खबर आई, यहां पर क्या अपडेट है, किस तरह से पुलिस तमाम बातों को संज्ञान में लेते हुए जांच कर रही है? देखिए, जौनपुर जिले के हसरौली गांव का पूरा ये मामला है, जहां पर लव जिहाद का केस जो सामने आया है। गांव के ही सलाउद्दीन नामक जो है मुस्लिम लड़का अपने ही गांव के एक दलित युवती से जो है प्रेम जाल में फंसाकर उसे अपने साथ भगा ले गया है। गांव में और आसपास के इलाकों में परिजनों में ये आशंका है कि कहीं उसे ले जाकर धर्मांतरण करके शादी कर लिया गया। जैसे इस पूरे मामले पर जौनपुर पुलिस को खबर लगती है, उसकी शिकायत मिलती है, पुलिस आनन फानन में केस दर्ज करती है और लड़के पक्ष से 2 लोगों को हिरासत में लेती है। कल जब न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर थी तो उस वक्त बक्सा पुलिस आई और मौके पर एक और युवक को हिरासत में लेकर उसका शुरू कर दी है। इस पूरे मामले पर एसपी
जो अजय शाहनी है उनके निर्देशन में जौनपुर पुलिस काफी सख्ती से काम करी है। पुलिस की सभी इकाइयों को एक्टिवेट कर दिया गया है। जैसे ही पूरी खबर मिलेगी लड़के लड़की कहाँ है, आखिर वो कहाँ भगा के ले गया है, ठीक है, पुलिस अब पूछताछ कर रही है, खोजबीन कर रही है। गोंडा से देवमणि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवमणि, गोंडा से भी कुछ इसी तरह की खबरें आई लव जिहाद की, यहाँ पर क्या मामला था और अभी इसमें किस तरह की कार्रवाई हो रही है? देखिए, धर्मांतरण का मामला जिस तरह से पैन इंडिया पूरे देश में इसकी जड़ें हैं, चाहे वो टेरर फंडिंग के बाद अब आईएसआई इस तरह के जो धर्मांतरण के जैसे मामलों में फंडिंग कर रही है, उसका एक उदाहरण गोंडा में भी देखने को मिला है, जहां पर एक लड़की को, चूंकि ये देखा जा रहा है कि अगर किसी को प्रेम जाल में फंसाया जाता है या फिर और भी तरीके अपनाए जाते हैं, लालच दी जाती है, अगर इनसे भी नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं जबरन इस तरह से किया जाता है। गोंडा में इसी तरह का एक सनसनीखेज मामला है, जहाँ 19 जून को एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है, उसका वीडियो बनाया जाता है। उसके बाद तब भी वो लड़की जब धर्मांतरण के लिए तैयार नहीं होती है तो उसको घर से उसके उठाने की कोशिश की जाती है, असलहे के बल पर उसको अगवा किया जाता है। हालांकि ग्रामीणों के शोर मचाने पर और जब गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं तो जो आरोपी है, वो धर्मांतरण के आरोपी हैं, वो छोड़ के भागे हैं। वहीं पुलिस ने जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस का ये कहना है, एसपी संतोष मिश्रा ने बताया कि कहीं न कहीं पूरी तरीके से इसमें कड़ी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। एसपी के निर्देशन में बिल्कुल, तो कोई एक मामला नहीं है, 2 लोगों की गिरफ्तारी जरूर इसमें हुई है, लेकिन इनकी तार कहां तक है? क्योंकि सिर्फ प्रदेश में नहीं, देश भर में इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और लगातार जो तमाम एजेंसियां हैं उसको लेकर अब सक्रिय हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और धर्मांतरण केस में बड़ा खुलासा हुआ है, पकड़े गए उमर गौतम पर बड़ा खुलासा हुआ है। उमर गौतम का पुराने वीडियो सामने आए हैं जिसमें 1000 लोगों के धर्मांतरण का दावा करता यह दिखाई दे रहा है। 1000 लोगों के धर्मांतरण संबंधी डॉक्यूमेंट्स जारी किए हैं। महीने में औसतन 15 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण इसने करवाया है। तो अब ये बात निकलकर सामने आई कि किस तरह से ये धर्मांतरण कराता था। इसको लेकर उमर गौतम का पुराना एक वीडियो सामने आया है जिसमें 1000 लोगों के धर्मांतरण का ये दावा कर रहा है। तसव्वुर नहीं किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी, तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। और वो दौर है और आज का दौर है। मैंने ये नियत की और इरादा किया कि इस दीन के पैगाम को, इस कुरान और सुन्नत की तालीम को वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ तक अल्लाह तबारक तआला की तौफीक हासिल होगी। और अल्लाह का फजल है कि मैंने जो सोचा नहीं था, कभी मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि कहाँ कहाँ अल्लाह ने पहुँचा दिया। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने पहुँचा दिया। मैंने उसका तसव्वुर नहीं किया था और जहाँ भी गया दीन की दावत के साथ, दीन के पैगाम का मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने। और बातचीत करने के लिए अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। अजीत, ये जो वीडियो अब सामने आया उमर गौतम का, इसमें तो ये सारी बातें कर रहा है कि किस तरह से धर्म परिवर्तन करवाया और ये अपने आप में उसके लिए एक बड़ा अचीवमेंट था। देखिए, बिल्कुल, जो धर्मांतरण में पकड़ा गया था उमर गौतम और जहांगीर, उसका एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल क्या हुआ, ये यूपी एटीएस को मिला था, जहां पे न्यूज 18 को ये वीडियो मिला। उमर गौतम खुद इस बात का दावा कर रहा है इस्लामिक सेंटर जामिया दिल्ली में कि 1000 लोगों का धर्मांतरण संबंधी उसने डॉक्यूमेंट जारी किए। साथ ही भी कह रहा है कि हमने इस्लामिक दावा सेंटर से इंग्लैंड, सिंगापुर, पोलैंड, कई जगह तक धर्मांतरण का काम होता था। लोगों के इस्लाम कबूल करने से अल्लाह का काम हो रहा है। उमर गौतम इस तरह की बातें वीडियो में कर रहा है। 2 वीडियो उसके जारी हुए जिसमें उसने खुद कबूलनामे की बात सामने आई। और अजीत, सबसे बड़ी बात है क्योंकि इसमें धर्मांतरण नहीं, फॉरेन फंडिंग की भी बात भी हो रही है, वो भी इसमें इसने कबूला है कि अलग अलग देशों में जाता था, वहां पर धर्म परिवर्तन कराता था। देखिए, बिल्कुल नहीं, इस तरह की जो एटीएस ने खुलासा किया था कि 1000 लोगों का धर्मांतरण सिर्फ 2 लोग नहीं कर सकते, विदेशी फंडिंग की बात आई, आईएसआई एजेंसी की, जहां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की बात आई कि भारत में विदेशी फंडिंग हो रही है। तो अब इस वीडियो ने इस बात को साफ कर दिया है कि जो बात यूपी एटीएस ने कहा था वो हूबहू सच थी और इसने खुद इसका कबूलनामा अपने दोनों ही वीडियो में फॉरेन की बात कर रहा है, विदेशों में जाने आने की बात कर रहा है। कह रहा था धर्मांतरण की वजह से अल्लाह का काम हो रहा है, मैंने बहुत सारे लोगों को कराया, हर दिन 15 लोगों का डॉक्यूमेंट्स हो रहा है, 1000 लोगों का हमने इस्लामिक सेंटर में डॉक्यूमेंट कराया।
तो कुल मिलाकर अब ये साफ है कि यूपी एटीएस जिस दिशा में जांच कर रही थी, बिल्कुल अजीत, इस वक्त की बड़ी खबर है और वीडियो भी अब सामने आ गई है। 1000 लोगों के धर्मांतरण के बाद जो उमर गौतम कर रहा है, अब उसकी तस्दीक हो गई है। वीडियो में स्वयं इसने इस बात को कबूल किया है। इस पर आपसे बातचीत होगी और इसी खबर के साथ हम दोबारा से लौटेंगे, क्योंकि यहां पर वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इसी खबर के साथ फौरन हाजिर होते हैं।